रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के मॉडर्न रंग ढंग में रहने वाली कुसुम अपने बेटे केशव के लिए एक पढ़ी लिखी सुलझी बहू की तलाश में थी। वहीं उसका बेटा केशव चाहता था कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत हो। इसी के चलते वो एक दिन अपनी माँ से बोलता है, माँ आपको मेरी फिक्र नहीं है क्या? मेरी शादी वादी करवाओ, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन बेटा तेरे लिए कल ही एक बेहद खूबसूरत लड़की रिया का रिश्ता आया था, लेकिन वो ना बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की गवार थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अरे माँ आपके पास उसकी फोटो है? हाँ है, देख उस टेबल पर पड़ी है। केशव टेबल से फोटो उठाकर देखता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ ये तो कितनी सुंदर है, आपने मना क्यों कर दिया? अरे तेरी सुधा मौसी बता रही थी कि लड़की एक नंबर की गवार है, पढ़ना लिखना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटा ऐसी लड़की हमारे घर को कैसे संभालेगी? माँ पढ़ाई लिखाई करवा कर क्या हमें उसको आईएएस बनाना है? अरे घर में रहकर पढ़ाई की क्या जरूरत, और देखने में तो कितनी सुंदर है, आप इसी से मेरी शादी करवा दो। पर बेटा पर कुछ नहीं माँ, मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से। केशव की जिद करने पर कुसुम को उसका रिश्ता रिया के साथ करवाना ही पड़ता है और कुछ समय में दोनों की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद कुसुम अपनी गवार बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, बहू इस कलश को गिराकर अंदर आ। कुसुम की बात मानकर रिया कलश को अपने हाथ में उठाती है और उसको नीचे गिराकर कुसुम से बोलती है, गिरा दिया सासू माँ, अब आ जाऊँ अंदर। अरे पागल, ये क्या किया? कलश को पैर से गिराना था, हाथ में उठाकर नहीं। इतनी भी समझ नहीं है क्या तुझमें, गवार कहीं की? माँ वो अभी नई है, घबराहट में पता नहीं लगा होगा कि क्या करना है। आप गुस्सा मत करो, बेचारी डर जाएगी। रहने दे, तू तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया। जा ले जा इसको कमरे में, गृह प्रवेश तो इसने बहुत अच्छा कर दिया। केशव रिया को आराम करने के लिए कमरे में ले जाता है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं। रिया घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और पूरा दिन तैयार होकर टीवी के आगे बैठ जाया करती थी, जिसके चलते एक दिन कुसुम उसको बोलती है, अरे बहू अब तो तेरी शादी को बहुत दिन हो गए, हाथों की मेहंदी भी उतर गई। अब जरा घर की रसोई को भी अपने कदमों से धन्य करके आज से खाना बनाना शुरू कर दे। पर माँ जी मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? शहर में शादी बिना सोचे समझे कर दी। अरे सासू माँ, मेरी माँ तो मुझसे कहती थी, बेटा तो शहर जा रही है तो वहाँ जाकर सेल्फी लेना सीख लियो, उधर के लोगों की तरह टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर फोटो लेना सीख लियो और हमेशा तैयार होके रहियो, क्योंकि शहर में कभी भी किसी के घर कोई भी मेहमान आ सकता है। वाह, पूरा खानदान ही गवार था क्या? जरूरत की चीजें छोड़कर बाकी सब कुछ सिखाया हुआ है। तेरे साथ साथ उनको भी पढ़ने का शौक नहीं था क्या? खैर मुझे नहीं पता, आज तो खाना तू ही बनाएगी, जैसे मर्जी बना। कुसुम अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अब रिया परेशान होकर सोचने लगती है कि क्या करूं। तभी केशव को फोन करके वो सारी बात बताती है, जिस पर केशव उसे बोलता है, अरे जान इतनी सी बात, तुम एक काम करो, बाजार से खाना बनाने की किताब ले आओ, उसमें से पढ़ पढ़ कर बना लो सिंपल। और मैं ना थोड़ा बिजी हूँ काम में, इसलिए अब फोन नहीं उठा पाऊंगा, बाय। अरे सुनिए तो, काट दिया। अरे सुन तो लेते, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, अब क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, उसी से अंदाजा लगा लूंगी। रिया बाजार जाती है और एक खाना बनाने की किताब खरीद लाती है, साथ ही कुछ सब्जियां भी लेकर आती है। जिसके बाद वो रसोई में जाकर किताब से राजमा बनाने की रेसिपी पढ़ते हुए बोलती है, सबसे पहले राजमा लेने हैं। यहाँ तो लिखा है कि 2 बॉल राजमा, बाल थोड़ी होगा, बॉल होगा, पर अब बॉल कहाँ से लाऊं? रिया पूरे घर में बॉल ढूंढती है, जिसके बाद उसको घर के स्टोर रूम में एक बॉल मिलती है, जिसको वो 2 हिस्सों में काट लेती है और उसमें राजमा भरकर उसको कुकर में चढ़ा देती है। कुछ देर में राजमा पकने के बाद वो उनको तड़का देने के लिए मसालों की जानकारी पड़ती है, तो किताब में लिखे मुताबिक वो 1 और 1.5 चम्मच नापने के लिए 1 चम्मच को बीच में से तोड़कर उसको आधा काट लेती है। ऐसे ही वो एक ग्लास के साथ करती है, जिसके बाद लगभग 3 घंटों में वो खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और सबको आवाज लगाती है, माँ जी
केशव जी आइए, खाना खा लीजिए। केशव और कुसुम बाहर आते हैं और टेबल पर खाने को सजा देखकर खुश हो जाते हैं, जिस पर केशव अपनी माँ से बोलता है, माँ देखा, मेरी रिया ने बना लिया ना खाना। तुम उसे ऐसे ही गवार समझती हो, वो बिना पढ़े लिखे भी बहुत समझदार है। देखती हूँ तेरी गवार पत्नी को। खाना दिख ही अच्छा रहा है, खाने के बाद पता लगेगा कितना अच्छा है। दोनों माँ बेटे खाना खाने बैठ जाते हैं। रिया के हाथ का खाना खाकर कुसुम बोलती है, खाना तो ठीक ठाक बना लिया तूने, बस नमक कम है। अच्छा, मैंने तो नाप नाप कर सारी चीजें डाली थी, फिर भी कम है। चलो मैं लेकर आती हूँ। और रुक जा बहू, तू खाना खा, मैं लेकर आती हूँ। कुसुम रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ सब कबाड़ा फैला हुआ है। चम्मच टूटे पड़े हैं, ग्लास कटा हुआ है, सारे बर्तन तहस नहस हो गए हैं। ये देखकर कुसुम गुस्से में लाल पीली होकर बाहर आती है और बोलती है, बहू, ये रसोई का क्या हाल किया हुआ है? बर्तनों को क्यों तोड़ा हुआ है? वो माँ जी, मुझे खाना बनाना तो आता नहीं, तो केशव जी ने कहा कि किताब में से पढ़ के बना लो, तो मैंने उसमें से देखकर खाना बना लिया। उसमें लिखा था आधा चम्मच नमक, 2.5 गिलास पानी। अब आधा चम्मच नापने के लिए चम्मच को काट के आधा तो करना ही था ना। हे भगवान, ये किस गवार को बहू बना लाई? सुन रहा है तू? इसकी शक्ल देखकर पसंद करके तूने शादी की जिद करी। अब देख तेरी समझदार बीवी के कारनामे। माँ माफ कर दो ना इसको, मैं ले आऊंगा नए बर्तन और समझा भी दूंगा कि आगे से ऐसा ना करे। आगे ऐसा कुछ करके तो दिखाए। इसके साथ साथ तुझे भी घर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं। नालायक कहीं का, संभाल इस गवार को। जिसके बाद केशव रिया को खाना बनाने का तरीका दोबारा समझाता है। लेकिन एक दिन कुसुम रिया को कुछ पैसे देते हुए बोलती है, रिया बहू, ये पैसे संभाल के रखियो, मैं जब भी जितने मांगू उतने दे दियो। ठीक है माँ जी। एक शाम घर के पास की दुकान का दुकानदार अपने महीने के सामान के पैसे लेने आता है। जिसके बाद कुसुम रिया को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, रिया बहू। जी माँ जी। बहू, मैंने जो तुझे पैसे दिए थे उनमें से आधे पैसे लेकर आइयो। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। रिया अपने कमरे में जाती है। जिसके बाद रिया हाथ में सारे पैसे लिए बोलती है, माँ जी ने आधे पैसे लाने को बोला है, अब इन्हें आधा कैसे करूँ? हाँ, शायद बीच में से फाड़ के आधे करते होंगे। रिया पैसों को बीच से फाड़ देती है और नीचे अपनी सास को पैसे देते हुए बोलती है, सासू माँ, ये लीजिए आधे पैसे, देखा मैंने संभाल कर रखे थे। कुसुम अपने हाथ में आधे फटे हुए पैसे देखकर गुस्से में तिलमिलाते हुए रिया की तरफ देखती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, गवार औरत, ये क्या किया? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तेरे में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या कि ये पहचान सके कौन सी चीज कितनी जरूरी है और कितनी कीमती है? माँ जी, आपने ही तो बोला था कि आधे पैसे ले आओ। आधे पैसे मतलब 10,000 दिए थे तो 5,000 लाने थे, ना कि नोट को बीच में से फाड़ कर आधे करने थे। पैसों का भी नुकसान किया, आज तेरी खैर नहीं। इतने में केशव भी घर आ जाता है। जिसके बाद कुसुम उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, आजा, आज तेरी भी लंका लगाती हूँ। नालायक कहीं के, तेरी इस खूबसूरत बीवी की चाह ने मेरे घर की ऐसी तैसी कर दी। आज इसने पैसे फाड़ दिए, अब भी यही बोलेगा कि पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? क्या माँ, मुझे नहीं पता था, इसको इतनी भी समझ नहीं है, माफ कर दो। माफ तो आज मैं करती हूँ तुम्हें। रुको तुम दोनों, आज तुम्हारा भूत ना उतारा ना तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं। मैंने पहले ही कहा था, एक और हरकत और तुम दोनों की लंका लगेगी। कुसुम हाथ में झाड़ू लेकर केशव और रिया के पीछे भागती है। दोनों ही उससे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए सुंदरता के पीछे नहीं, समझदारी के पीछे जाना चाहिए। मीरा एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, जिसकी शादी अरमान नाम के लड़के से हो जाती है। उसकी सास नम्रता उसे कुछ खास पसंद नहीं किया करती थी। वो हमेशा ही उसके गरीब होने की वजह से उसे ताने दिया करती थी। तो वहीं अरमान भी रोज उसे किसी न किसी बात पर सुनाता ही रहता था। ऐसे ही एक सुबह मीरा फर्श पर पोछा लगा रही होती है, जो थोड़ा गीला होता है। नम्रता को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती और वो उस गीले फर्श पर चल पड़ती है और धड़ाम से गिर जाती है और दर्द से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या हो गया आपको?
आप ठीक तो है ना? उठिए उठिए। अरे हट परे, पहले मुझे गिरा दिया और अब उठा रही है, नालायक। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे सही कह रही हूँ। तूने जानबूझकर यह फर्श गीला छोड़ा था ताकि मैं गिर जाऊं और बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाऊं। तू मुझे मारना चाहती है, मारना। नहीं नहीं माँ जी, भला मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूँगी? तभी वहाँ अरमान आ जाता है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? यह सब कैसे हुआ? आप गिर कैसे गई माँ जी? अरे मेरे लाल, मैं गिरी नहीं थी, मुझे गिराया है, वो भी तेरी इस नासपीटी बीवी ने। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कौन पोछा लगाता है इतना गीला? तुम्हारी वजह से मेरी माँ को चोट लग गई। चली जाओ यहाँ से। मीरा वहाँ से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अरमान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर आता है, नेहा यानी कि अरमान की दूसरी बीवी उसका वेट कर रही होती है, जिसे अरमान की पहली पत्नी मीरा के बारे में सब कुछ सच सच पता होता है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ ही रह रही होती है। हालांकि अरमान के घर वालों को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं थी। हे अरमान बेबी, कैसे हो? थोड़ा दिमाग खराब था, बट अब तुम्हें देखकर सब अच्छा लग रहा है। What happened, sweetheart? आज कोई फिर से नया ड्रामा कर दिया क्या उस ड्रामा क्वीन ने? हाँ यार, परेशान हो गया हूँ मैं उससे। क्या करूँ, उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। Oh, anyway, leave it. मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। You know, मुझे शॉपिंग पे जाना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेबी, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है। बताओ कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं डार्लिंग, बस 30,000 रुपए चाहिए। अरे अभी लो मेरी जान, अभी मोबाइल से ट्रांसफर कर देता हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, जहाँ एक तरफ अरमान की सीधी सादी पहली पत्नी मीरा बिना कुछ कहे बस चुपचाप घर का सारा काम करती रहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान की दूसरी बीवी जो दिन रात बस उसके पैसों पर ऐश ही किया करती थी। और एक दिन, मीरा, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। तुम और माजी रोज किसी न किसी बात पर कलेश करती रहती हो और ये सब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। जी सुनिए, माँ जी ही हमेशा मुझे बुरा भला कहती रहती है। मैंने आज तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देकर ही रहूंगा। और ये लो, इन पेपर पर साइन कर दो, मैंने भी कर दिए हैं। मगर डिवोर्स क्यों अरमान जी? जो कुछ भी मेरे और माँ जी के बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे डिवोर्स दे दें। मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरमान मीरा की एक नहीं सुनता और उससे जबरदस्ती साइन करवा लेता है। साथ ही उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और नेहा को अपनी पत्नी बनाकर घर में ले आता है। वक्त बीतता जाता है, मीरा के अंदर अब जीने की कोई आस नहीं बची थी और वो आत्महत्या करने के लिए खाई में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ अचानक से अजय नाम का लड़का उसका हाथ खींचकर उसे बचा लेता है और उससे कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या करने जा रही थी ये? क्यों बचा लिया मुझे? मर जाने दिया होता ना। आखिर मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है जीने की। क्या करूंगी मैं जीकर? देखिए, संभालिए अपने आप को। मैं समझता हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं, मगर ऐसे हार मान जाने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए, क्या समस्या है आपकी? मीरा अजय को अपनी पूरी आपबीती सुनाती है। देखिए मीरा जी, मैं समझता हूँ कि जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसकी सजा आप खुद को क्यों दे रही हैं? यह उनकी गलती है जो आपके गुणों को नहीं जान पाए और आप उनके लिए अपनी जान देने चली है। तो क्या करूं मैं? आप ही बताइए ना। ना खाने के लिए पैसे हैं, ना रहने के लिए सर पर छत है। जाऊं तो जाऊं कहाँ? अरे देखिए, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी माँ आपसे मिलकर काफी खुश होंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? वो दरअसल बात ये है कि मेरी माँ की तबीयत काफी खराब रहती है और मैं काफी दिन से उनके लिए केयर टेकर ढूंढ रहा हूँ और आपको भी काम की जरूरत है। फिर ठीक है। अजय मीरा को अपने साथ घर ले आता है,
जहां मीरा उसकी माँ शीतल की केयर टेकर बनकर काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मीरा रात दिन शीतल की सेवा किया करती और इसी बीच अजय उसका अपनापन देखकर और उसके संस्कार देखकर उसे अपना दिल दे बैठता है और थोड़े ही समय बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा आए दिन अपने महंगे महंगे खर्चों से अरमान के नाक में दम कर देती। ऐसे ही एक दिन नेहा घर के रिनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट को बुलाती है। ओह सर, प्लीज प्लीज कम। ये कौन है नेहा? ओह अरमान, ये आर्किटेक्ट है, इन्हें मैंने बुलाया है घर रिनोवेशन करवाने के लिए। मैम, आपका घर तो वैसे काफी अच्छा है और इसके रेनोवेशन में कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए लग जाएंगे। क्या 2 करोड़? अरे नहीं, हमें कोई रिनोवेशन नहीं करानी है। अरमान, इतना ओवर रिएक्ट करने की भला क्या ही जरूरत है। लेकिन नेहा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? डोंट टेलिंगलाई अरमान, मैंने सुबह ही तुम्हारे फोन में मैसेज देखा था कि तुम्हारे अकाउंट में पूरे 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मगर नेहा, वो तो अगर मगर कुछ नहीं अरमान, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, देन मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अरमान नेहा की बात मानकर उसे पैसे दे देता है। ऐसे ही आए दिन नेहा अपने पति के पैसों को पानी की तरह बहाती ही रहती थी। और तभी एक दिन अरमान जब अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में उसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं और वो विकलांग हो जाता है, जिसके कारण उसके घर की आर्थिक हालत काफी खराब हो जाती है और वक्त इतना ज्यादा खराब आ जाता है कि घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अरमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ नेहा, कहो। मैं तुम्हारे साथ अब एक और दिन नहीं बिता सकती। इस गरीबी में मेरा दम घुटता है। आई नीड डिवोर्स। देखो नेहा, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। नेहा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। बिगड़ते हालातों के कारण अरमान की मां नम्रता की भी तबीयत खराब हो जाती है और समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मां की मौत हो जाती है। वही अरमान को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने अपनी पहली पत्नी मीरा के साथ कितना ज्यादा गलत किया था और धीरे धीरे अकेलेपन के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है और एक दिन हालातों से हार कर और अपना मन मार कर वो अपनी कलाई काटकर सुसाइड कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी जिंदगी अजय के साथ खुशी खुशी बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खर्चीली दूसरी बीवी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।